नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, MCQ सीरीज़ का आज हम लेक्चर नंबर 20 लेकर आए हैं। आप सभी को पता है, हम MPPSC द्वारा 22 मार्च 2026 को आयोजित एई असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने 25 क्वेश्चन देख लिए थे और हमें उसके बाद मालूम पड़ा कि जो हम यहाँ MCQ सीरीज में पढ़ रहे हैं वहीं से हमारे एग्जाम में सीधे प्रश्न आ रहे हैं। या आपने FLT लगाई होगी तो आपको करंट अफेयर भी 100% उन्हीं FLT से मिलने वाला है। तो आइए आगे के 25 प्रश्न आज के दिन वापस देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित अंतर्राज्यीय परियोजना कौन सी है। एक दिन पहले, कल से एक दिन पहले मैंने आपको कुछ राज्यों के साथ संयुक्त परियोजना बताई थी और उसी के अंतर्गत मैंने आपको एक परियोजना बताई थी, बाण सागर परियोजना। और बाण सागर परियोजना का मैंने बताया था कि हमारे अमरकंटक से निकलती सोन नदी, जो उत्तर प्रदेश बिहार में बहते हुए बिहार नदी में गंगा नदी में मिल जाती है, बिहार जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी के ऊपर शहडोल जिले में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। क्या है? बाण सागर परियोजना उस प्रोजेक्ट का नाम है। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। मैंने इसके बारे में एक और बात बताई थी कि 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, जो 2005 में क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। तो देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी, तो उसका नाम क्या है? बाण सागर परियोजना। राजघाट परियोजना हमने कल पढ़ी थी, जो बेतवा नदी के ऊपर स्थित थी और यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नामक स्थान पर यह बनी हुई है। सिंध परियोजना में मैंने आपको बताया था मोहिनी सागर परियोजना या मोहिनी सागर बांध, जिसे हम अटल सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि किस जिले में थी, तो शिवपुरी जिले में स्थित थी। ये सभी बातें मैंने आपको कल भी बताई थी और देखिए सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया और ये हम पढ़ चुके हैं, यानी पढ़ा हुआ सीधा हमारे एग्जाम में आ रहा है। इस एग्जाम से पहले तो हमने MCQ सीरीज चालू कर दी थी और जितने भी MCQ लगाए हैं आपको, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सभी आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं कुछ और परियोजना आपको एक बार और लिख देता हूँ। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो गरज परियोजना आपको याद रखना है, यानी इसे हम बोलेंगे चंबल घाटी परियोजना। क्या बोलेंगे? चंबल घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर, और इसके साथ एक और आपको याद रखना है, चंबल काली सिंध प्लस पार्वती लिंक परियोजना। पार्वती लिंक परियोजना, ये परियोजना भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन कौन सी है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में आप सभी को मैंने एक परियोजना बताई थी कल, कौन सी? राजघाट, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। फिर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी किस किस के बीच में है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। फिर मैंने एक महाराष्ट्र के साथ बताई थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की, तो मैंने उसमें आपको बताई थी, उस परियोजना का नाम क्या था? बाघ परियोजना, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बाघ नदी पर बनी हुई है। तो ये प्रमुख परियोजना है प्रमुख राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सरकार की। और मैंने एक और परियोजना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, सरदार सरोवर परियोजना। और सरदार सरोवर परियोजना की मैंने आपको बात बताई थी कि मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और एक और इम्पोर्टेंट राजस्थान, इन 4 राज्यों के मध्य सरदार सरोवर परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कितनी बार बताया कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र का नाम है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, क्योंकि नेपा नगर, जो बुरहानपुर, कहाँ पर की गई थी? 1953 में बुरहानपुर जिले के नेपा नगर नामक स्थान पर। इसकी स्थापना का प्रमुख कारण था कि यहाँ पर नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल था। क्या था? नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल की स्थापना की थी, तो उसके लिए बिजली की उपयोगिता पड़ती थी। इसलिए मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र 1953 में बुरहानपुर के नेपा नगर में खोला गया था। इसकी प्रारंभिक क्षमता 17 मेगावाट थी, परंतु वर्तमान में इसकी क्षमता कितनी है? 177 मेगावाट हो चुकी है। देखिए ताप विद्युत केंद्र अलग है। क्या होता है ताप विद्युत केंद्र में? मैंने आपको बताया था कोयला प्लस पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ताप विद्युत केंद्र बोलते हैं।
और एक होता है मुख्य रूप से कौन सा हमारा जल विद्युत केंद्र, यानी जल की सहायता से हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, यानी केवल पानी का इस्तेमाल करते हैं। ताप विद्युत केंद्र में कोयला और पानी का। जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं या जल विद्युत केंद्र की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र था गांधी सागर परियोजना। कौन सा था, गांधी सागर परियोजना, जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। और ये आप सभी को पता होगा 1960 में इसको शुरुआत की गई थी। ये इंदिरा गांधी के नाम पर इस परियोजना का नाम शुरू किया गया था। इसकी टोटल क्षमता कितनी है, 115 मेगावाट है। तो देखो जल विद्युत परियोजना अलग है और यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र अलग है। तो पहला जल विद्युत केंद्र दोनों में डिफरेंस करते चलिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, नेपा नगर हो जाता है। ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अमरकंटक किस जिले में आता है, अनूपपुर में आता है। कहाँ पर आता है, अनूपपुर में। अब देखो यहाँ पर पाथरखेड़ा, तो सर ये तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत आपने बताया था, और ये आपने बैतूल जिले में बताया। तो ये तो हमने क्या करा, ऑप्शन से अलग कर दिया। बेड़न तो हमारी क्या है, ऊर्जा राजधानी, जो कहाँ पर पड़ता है, सिंगरौली में पड़ता है। दोनों अलग हो गए ऑप्शन। अब बुडार नामक क्षेत्र हमने सुना नहीं है सर, आज तक कभी नाम नहीं सुना बुडार का। तो मैंने एक ही का नाम सुना है, चचाई का। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र मुख्य रूप से अनूपपुर के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। इसे चचाई ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये 1977 से कार्यरत है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। इसकी क्षमता 210 से लेकर 450 मेगावाट तक हो जाती है। अभी वर्तमान में इसकी क्षमता 660 मेगावाट करने की तैयारी चल रही है, परंतु आपको याद रखना है इसकी क्षमता कितनी है, 210 से लेकर 450 मेगावाट तक क्षमता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र के बारे में बताता हूँ। तो देखिए विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के बारे में आप सभी को पता होगा, सिंगरौली जिले में है और ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का। फिर एक है गाडर बाड़ा ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ पर है, तो ये हमारा है नरसिंहपुर जिले में। ये दोनों ताप विद्युत केंद्र के बारे में आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा संचालित है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। उसके अलावा अमरकंटक, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ये मध्य प्रदेश के एमपीपीजीसीएल के द्वारा संचालित हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। कितनी बार बताया है कि भैया मध्य प्रदेश में कभी 100% जनसंख्या है, तो उसमें मैंने आपको इतने अच्छे से डायग्राम के थ्रू बताया था कि ग्रामीण और शहरी। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का 10 में से हर 7वां आदमी क्या है, ग्रामीण है। मैंने उसमें बताया था कि मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, 72.4% है। तो यहाँ पर शहरी कितनी हो गई, तो शहरी हो जाएगी 27.6%। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो 24 से 26 के बीच में नहीं, 21 से 23 नहीं, 30 से 32 नहीं, 27 से लेकर 29% है, और ऐसे हम देखेंगे तो 27.6% है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो डिंडोरी जिले में रहती है। और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो भोपाल जिले में रहती है। यहाँ पर लगभग 80% लोग क्या हैं, शहरी हैं। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। कुछ और बात बता दूं, लिंगानुपात की हम बात कर देते हैं, यानी सेक्स रेशो की हम बात करते हैं। तो सेक्स रेशो मध्य प्रदेश का कितना है, 931 है। 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। जब हम जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ कितना है, तो जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ 236। ठीक है। और मैंने आपको बताया था व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना बड़ा था, तो 40 अंक मुख्य रूप से बड़ा था 2001 के तुलना में। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में एक और आंसर कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है। दोनों का आंसर आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखो मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ क्या बनाते हैं, अपने सीमा बनाते हैं। देखो आ जाओ, मैं आप सभी को एक बार अच्छे से बता देता हूँ कौन कौन से वो जिले हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को एक सीमा बना लेनी है। यहाँ पर भी एक सीमा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। ये है उत्तर प्रदेश, ये है राजस्थान, ये है गुजरात
और ये है महाराष्ट्र और ये है छत्तीसगढ़। अब देखो यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है बालाघाट, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। एक यहाँ पर पड़ता है, उसका नाम है सिंगरौली, जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। एक यहाँ पर है मुरैना, जो राजस्थान और किसके साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ। यहाँ पर है शिवपुरी, ये किसके साथ सीमा साझा करता है, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, झाबुआ, और झाबुआ किस किस के साथ करता है, राजस्थान और गुजरात के साथ करता है। फिर यहाँ पर है अलीराजपुर, अलीराजपुर किसके साथ करता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ करता है। ठीक है, आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर पूछा था उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, तो क्या नाम आया भैया, सिंगरौली नाम आया है। आ गया बात समझ में। सभी 6 जिले मैंने आपको बहुत मैपिंग वाइज बता दिए, आप कुछ भी आए तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि बेटा जो पेपर आया है MPPSC AE का, पूरा हमारी जो FLT टेस्ट सीरीज है उससे ही आपको 100% पेपर देखने को मिल जाएगा। उसका कारण क्या है कि हमारे द्वारा एनालिसिस करके FLT बनाई गई है। FLT हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए, हमारी मेहनत है, मेरी और DC सर की मेहनत है, जिनने एक एक प्रश्न बनाए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे सब कुछ। आपको यकीन नहीं होता, आप FLT नंबर 19 में जाइएगा। और कल मैंने आपको एक पेपर में प्रश्न पढ़ाया था हथनोरा नामक स्थान का, कि हथनोरा नामक स्थान की खोज किसने की थे, अरुण सोन किया थे। और मैंने पूछा था कि नर्मदा मानव का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जिसकी खोज अरुण सोनकिया ने किस वर्ष में की थी, मैंने पूछा था किस वर्ष में, नाम दिया था अरुण सोनकिया। तो देखो प्रश्न बेशक है, वैसे ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा, बस ऑप्शन और यहाँ पर क्वेश्चन बदले हैं, परंतु फैक्ट हमारा सीधा। आप जाइएगा 30 से लेके 35 के बीच में देखेंगे तो आपको जो कॉमनवेल्थ गेम्स वाला प्रश्न था वो भी मिलेगा। तो ये FLT आपको कोई महंगी नहीं है, मात्र 99 रुपये में है, और 50 FLT हम इसमें दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस PDF को निकाल लो और PDF को ही एक बार सॉल्व करके चले जाओ, मत परेशान होना भाई ऑनलाइन टेस्ट देके। आप तो PDF निकाल लो, अपने सामने रख लो, आपको आंसर की भी अवेलेबल है, आंसर की में देख देख के टिक लगा लेना और उनको एक बार रीड आउट कर लेना। 5000 प्रश्न होते हैं, कभी आप जाओगे तो 5000 प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूँ 100% पेपर छपेगा। तो मेरा यही मानना है कि एक बार FLT लगा के देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 100% की मैं देता हूं, और कभी ऊंच नीच होगा तो कम से कम 85% पेपर सीधा FLT से आएगा। ठीक है, तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 पेशा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा आंतरिक अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि पेशा कानून जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ, पेशा कानून मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ, तो 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ। ठीक है, अब पेशा कानून के तहत क्या किया जा रहा है कि ग्राम सभा को प्रमुख रूप से अधिकार दिए है कि जो जनजाति की भूमि से संबंधित कोई भी नियम, कोई भी कभी आपके सामने कोई भी प्रावधान आता है, आपके सामने कोई भी मतलब मान लो कि केस आता है, तो उस केस का मुख्य रूप से कौन करेगी, तो ग्राम सभा ही उसको करेगी। ये किस में कहा गया है, तो ये मुख्य रूप से कहा गया है नियम नंबर 21 में। किस में कहा गया है, नियम नंबर 21 में। देखो पेशा अधिनियम 2022 के तहत यदि किसी आदिवासी की भूमि अवैध रूप से या कपट ली गई है, यानी अवैध रूप से किसी ने उस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो ग्राम सभा उसकी जांच कर सकती है। और मुख्य रूप से जांच करने के बाद कभी वो सही पाई जाता है तो उसकी भूमि भी दिलाने का अधिकार किसके पास है, मुख्य रूप से किसके पास रहेगा, ग्राम सभा के पास रहेगा। यहाँ पर कपट यानी हो रहा है कि बलपूर्वक की बात की जा रही है। ठीक है, तो बलपूर्वक कभी कोई आदिवासी की जमीन छीनता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगी, ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा ही उसके ऊपर जांच करेगी, कभी जांच सही पाई जाती है तो ग्राम सभा उनको उनकी भूमि दिलाएगी। यह किस नियम के तहत, तो नियम नंबर 21 के तहत यह बात की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय कोल जनजातीय विकास अधिकरण, जिसका नाम परिवर्तित करके कोल जनजातीय विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। पहले अभिकरण था, अब क्या हो गया, प्राधिकरण हो गया। इसका गठन किस वर्ष में किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 2010 में। आज की डेट में हम कोल जनजाति की बात करते तो मध्य प्रदेश का जो रीवा पन्ना वाला पठार है, जिसमें रीवा आता है, सतना आता है, मैयर आता है, मऊगंज आता है,
ये सभी जिलों में हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? कोल जनजाति देखने को मिलती है। और इन कोल जनजाति के यहाँ पर प्राधिकरण हर जिलों में बनाए गए हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। यानी लगभग हमारे यहाँ 10 लाख कोल जनजातीय समूह मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, आपने सबरी का नाम सुना होगा, रामायण कालीन सबरी। तो रामायण कालीन जो सबरी थी वह किस जनजाति से थी? कोल जनजाति से ही बिलोंग करती है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जनजाति रामायण कालीन है, तो आपको याद रखना है कोल जनजाति रामायण कालीन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया? तो कल इसके ऊपर रील बनाई गई थी और मैंने बताया था 15 नवंबर 2023 के दिन मुख्य रूप से पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2023 के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। फिर मैंने बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम जनमन का, तो आपको याद बताया था प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था लागू कब हुई? 15 नवंबर 2023 के दिन लागू हुई थी। यह भारत के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह था। इसमें लागू की गई है। इसके तहत भारत की 75 अति पिछड़ी जनजाति, पीबीटीजीस इनको कहा जाता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी अति पिछड़ी जनजातियों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास करना है। और इसमें मध्य प्रदेश की 3 जनजाति जो अति पिछड़ी है, बेगा, भारिया, सहरिया शामिल है। फिर मैंने बताया था कि इसके तहत 11 बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे कि मुख्य रूप से आपको शिक्षा, पक्का मकान, सड़क, पानी, ऐसे 11 क्षेत्रों में क्या करना है? इनका विकास करना है। अब जब 2023 में इसका 1.0 लॉन्च हुआ था, तब यह मध्य प्रदेश के 21 जिलों में लागू की गई थी। कितने में? 21 जिलों में। अब इसका 2024 में 2.0 लॉन्च किया गया, तो यह कितने जिलों में लागू कर दी गई थी? तो यह लागू कर दी गई थी 24 जिलों में। तो वर्तमान में यह 24 जिलों में क्या है? कार्यरत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान है? यानी यहाँ पर पूछा है कि किस धारा के तहत क्या किया जाएगा? जो लोक सेवक है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित नहीं है, उसको कौन से धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो उसे धारा 4 के तहत दंडित किया जाएगा। मिनिमम उसे 6 महीने और 1 साल की क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। ठीक है, कभी लोक सेवक क्या पाया जाता है? दोषी पाया जाता है, तो उसे धारा 4 के तहत उसके खिलाफ क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी या उसे दंडित किया जाएगा। जनजातीय मंत्रणा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जनजातीय मंत्रणा सलाहकार परिषद मुख्य रूप से आपके किस में आती है? तो यहाँ मुख्य रूप से आती है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। किसमें? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। और जो यह परिषद रहती है, इस परिषद में मुख्य रूप से टोटल कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य अधिकतम क्या किए गए? निर्धारित किए गए। तो राइट आंसर 20 हो जाता है। अब 15 सदस्य इसमें से वो होंगे जो विधानसभा में जनजाति का क्या कर रहे होंगे? प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। वो 15 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई है? कितनी बार बताया गया है? 24 जुलाई 1975 को की गई है। मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक ऑर्गेनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था? तो देखो, यहाँ पर बोला गया है कि 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर उस दौरान 2001 में आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो आपको याद रखना है, इसका गठन किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005 में मध्य प्रदेश में राज्य जैव विविधता का गठन किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से मुख्य रूप से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए
1/2002 में राज्य में जैविक खेती आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके तहत जैविक गांव विकसित किए गए थे। और फिर उसके बाद इसके विकास के लिए 2005 में राज्य जैव विविधता बोर्ड का क्या किया गया था, गठन किया गया था। आपको बताना है 2001 में किसका गठन किया गया था, नहीं तो ये इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय आधार पर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय ही पूरे वन हैं, तो उष्णकटिबंधीय आधार पर तो कर नहीं सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है वो उसका विभाजन मुख्य रूप से वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करा गया है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र में पानी ज़्यादा गिरता है, भौगोलिक क्षेत्र में उस भौगोलिक क्षेत्र में ज़्यादा गिरता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर हम बीच में आते हैं तो बीच में हम देखते हैं कि भैया इनके पत्ते गिर जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर हम पश्चिम क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। वनस्पति भैया वहाँ पर थोड़ी घनी वनस्पति पाई जाती है, बीच में थोड़ी मध्यम, और इधर बहुत ही खाली खाली सी हमें वनस्पति देखने को मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय आधार पर नहीं कर सकते, उष्णकटिबंधीय आधार पर जलवायु, ठीक है, और वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण किया गया है, बहुत बार पढ़ा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल के उपार्जन का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया जा रहा है? देखो 2024-25 में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत एक फसल खरीदी गई जिसका नाम था मसूर। क्या नाम था? मसूर। और इसका एमएसपी कितना दिया गया था? 64.25 प्रति कुंटल उसका क्या दिया गया था? मुख्य रूप से एमएसपी दिया गया था। मध्य प्रदेश के राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितना रहा था? देखो मैं आपको तीनों चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले 2023-24 देखेंगे, फिर 2024-25 देखेंगे, और फिर हम देखेंगे 2025-26। ये 3 साल का हम कंटिन्यू आंकड़े देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2023-24 की हम बात करते तो 13,53,809 करोड़ रुपए था। कितनी? जीएसडीपी मध्य प्रदेश सरकार। अब 2024-25 में आते हैं तो यहाँ पर 11.5% की क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद हमारी कितनी हो जाती है? 15,03,395 करोड़ रुपए हमारी क्या हो जाती है? जीएसडीपी हो जाती है। इसमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही आंसर है। अब 2026 में चलते हैं तो 2026 में 11.14% की वृद्धि हमें देखने को मिली। कितनी? 11.14% की वृद्धि देखने को मिली। और उसके बाद 16,69,750 करोड़ की हमारी वर्तमान में क्या है? जीएसडीपी। और ये फरवरी 2026 के आंकड़े। तो तीनों वर्ष का याद रखना, 2023-24 में 13 थे, फिर 15 हो गए, अब 16 हो गए। पहले 2 बढ़े, अब कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बता देता हूँ। 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,69,050 रुपये। कितना है? 1,69,050 रुपये क्या है? पर कैपिटा इनकम है मध्य प्रदेश की 2025-26 के अनुसार। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं बता देता हूँ, ये 1000 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है, आपने कभी इसे ज्वाइन कर लिया ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। एनालिसिस बेसिस पे भी आपको मिल जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हर यूनिट के टोटल 1000 है। मतलब जैसे यूनिट आपने 5 का लिया तो उसके 1000 अलग मिलेंगे, यूनिट 6 का लिया तो उसके 1000 अलग मिलेंगे, 7 लिया तो उसके 1000 मिलेंगे। ऐसी 6 यूनिट के हमने पूरे बना दिए हैं 1000 क्वेश्चन के, जो मात्र आपको 199 रुपये में मिल रहे हैं। तो जाके इसे जरूर ज्वाइन कर लो। अगले प्रश्न में चलते हैं। फरवरी 1930 को जबलपुर से दैनिक लोकमत किसने संपादन में प्रारंभ किया था? किसके संपादन में प्रारंभ किया गया था? दैनिक लोकमत एमपीपीएससी ने प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, और ये मैंने भी आपको पढ़ाया है। यह एमपीपीएससी 2025 का शायद प्रश्न था, लोकमत समाचार पत्र। और ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सेठ डीपी मिश्रा, द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या किया गया था? मुख्य रूप से इसका संपादन किया गया था। कहाँ से? जबलपुर जिले से। याद रखना 1930 में। आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई थी? देखो, एक आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा बनाई गई थी, आप सभी को पता है। 1890 में उसके ही जैसी एक सभा बनाई जाती है और उसका नाम रहता है मित्र सभा। क्या नाम रहता है? मित्र सभा। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेपर relating to the aboriginal tribes of this central province. Papers relating to the
अब ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस के जो लेखक हैं उनका नाम है स्टीफन हिस्लॉप। मैं ये किताब वाला एक आपको इम्पोर्टेंट बना दूंगा, 1 मिनट का वीडियो, आपको उसमें 10-15 किताब बताऊंगा, वहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति मुक्ता मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? तो इसका राइट आंसर है कोरकू। गोंड जनजाति भी मध्य प्रदेश की मेघनाथ को आराध्य देव के रूप में पूजती है, परंतु हमें याद रखना है कि कौन, सबसे पहले कोरकू याद रखना है। कोरकू क्या करती है, हर गांव में मेघनाथ स्तंभ को गड़ाती है और फिर ईश्वर के प्रति आभार अभिव्यक्त करने का माध्यम है मेघनाथ स्तंभ। मनोकामना पूरी होने पर समुदाय के सदस्यों द्वारा इस खंभ के समक्ष मान्यता उतारी जाती है। प्रत्येक गांव में मेघनाथ पूजा के लिए मेघनाथ खंभ स्थापित किए जाते हैं। कौन सी जनजाति करती है? तो कोरकू जनजाति करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1938 में हुई थी। फिर 1948 में जब भोपाल विलीनीकरण आंदोलन चल रहा था तब भी यहाँ पर क्या किया गया था, एक भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1948 में, जनवरी 1948 में भी की गई थी। और एक कब की गई थी? 1938 में की गई थी, जिसके प्रमुख थे मास्टर लाल सिंह ठाकुर, उद्धव दास मेहता, पंडित शंकर दयाल शर्मा, बाल मुकुंद, जमुना प्रसाद, रतन कुमार, पंडित चतुर नारायण मालवीय, खान साकिर खान, मौलाना तरजी, कुदसु सेवाई, ये इन सब के क्या थे? प्रमुख नेता थे। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखो, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम लेके आया जाता है। कब लेके आया जाता है? 1981 में। क्या था? मध्य प्रदेश लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम। ये भ्रष्टाचार से संबंधित जांच के लिए बनाया गया आयोग है, जिसमें क्या होता है, एक होता है लोकायुक्त और एक होता है उप लोकायुक्त। वर्तमान में हमारे यहाँ लोकायुक्त का नाम है मुख्य रूप से कौन? सत्येंद्र कुमार सिंह। कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह। इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो इनको शपथ दिलाई थी मंगूभाई पटेल ने। हाल ही में हमारे उप लोकायुक्त नवंबर में अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम था उप लोकायुक्त का क्या था? नरेंद्र प्रताप सिंह। क्या था? नरेंद्र प्रताप सिंह। इनको उप लोकायुक्त बनाया गया। अपने मोहन यादव के अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो याद रखना, उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पे चलें, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि 599 में MPPSC प्रीलिम्स का कोर्स मिल रहा है आपको। वहाँ पर ऐसे फैक्ट सभी मिलेंगे, तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव HS कामत का रहा था। लगभग इन्होंने 7 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल किया। उसके बाद नरहोन्ना का भी 5 साल का रहता है। इकबाल सिंह बेस भी बहुत समय तक रहे, लगभग 6 साल तक। देखिए, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे RP नरहोन्ना, BK दुबे भी हमारे यहाँ रह चुके हैं, KS शर्मा भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कितनी बार बताया गया है कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य पहला राज्य है। देखो, मध्य प्रदेश में कब लागू होता है 73वां संविधान संशोधन? तो याद रखना 25 जनवरी 1994 को। और राज्यपाल कब इस पर साइन करता है या इसे कब मंजूरी देता है? तो 24 जनवरी 1994 को मंजूरी देता है। उसके बाद 25 जनवरी 1994 को यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? तो देखो, उसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट सदस्य होता है, परंतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर 50वां, निम्न में से मध्य प्रदेश गोवंश बद्ध प्रतिशत अधिनियम 2004 के अनुसार कौन सा गोवंश की परिभाषा में शामिल है? गोवंश यानी गो से संबंधित। तो यहाँ पर क्या केवल गाय होती है? गोवंश नहीं, गाय बछड़े होते हैं। गाय, सांड, बैल, बछड़े होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि इसमें 7 साल की जेल होती है। कभी आप गोवंश की क्या करते हैं? हत्या करते हैं। और कभी आपके हाथ गोवंश का मांस मिल जाता है तो आपको कितने साल की जेल होती है? 3 साल की जेल होती है। और मैंने इसको थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल गया। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो सीरीज है वह कितनी ज़रूरी है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आज आपको कमेंट करना है पैरालंपिक पदक विजेता प्राची यादव किस खेल से संबंधित है। मिलेंगे इसी प्रकार की सीरीज के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।